Hello, dear friends. I'm Sahil Roy, and welcome back to my YouTube channel, AU Commerce Scholar. This is Economics Mock Test Part 13, and we are going to cover next 25 questions on economics from question number 301 to question number 325. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एज वेल एज फॉर सीटेट। अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 301 और क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन M1 एंड M2। M1 और M2 में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये बैंकिंग का एक क्वेश्चन है जहां मनी सप्लाई से रिलेटेड सवाल पूछा गया है और पूछा गया है कि M1 और M2 में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। हमारे चार ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, दूसरा ऑप्शन है ट्रीटमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स, तीसरा ऑप्शन है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ बैंक्स और चौथा ऑप्शन है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ करेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ट्रीटमेंट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स ऑफ बैंक। जो बेसिक डिफरेंस होता है M1 और M2 के बीच में वो होता है treatment of time deposits of bank. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 302 है और क्वेश्चन है हमारा आफ्टर 1950 कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड। 1950 के बाद हमारे देश में कमर्शियल बैंक कितनी बार नेशनलाइज हुए? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा वंस इन 1969, दूसरा ऑप्शन है हमारा twice in 1969 and 1980, तीसरा ऑप्शन है हमारा thrice in 1969, 1980 and 1991 और चौथा ऑप्शन है हमारा none of the above। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, twice in 1969 and 1980। हमारी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 14 बैंक्स को सबसे पहले नेशनलाइज किया और 1980 में 6 बैंक्स को नेशनलाइज किया। कुल मिलाकर के 20 बैंक्स नेशनलाइज हुए थे, लेकिन 2 बैंक्स 1993 में मर्ज हो गए, तो कुल मिलाकर के 19 बैंक्स हमारे देश में नेशनलाइज रहे। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 303 है और क्वेश्चन है हमारा इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द कंट्री आरबीआई में, अपने देश के अंदर मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए आरबीआई क्या करता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा रिड्यूस सीआरआर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सेल सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज सीआरआर और चौथा ऑप्शन है हमारा इंक्रीज बैंक रेट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, रिड्यूस सीआरआर। सीआरआर का फुल फॉर्म होता है कैश रिजर्व रेशियो और ये वो रिजर्व होता है जो एक कमर्शियल बैंक अपने प्राइमरी डिपॉजिट का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जमा करता है। तो यहां पे हुआ इन ऑर्डर टू इंक्रीज मनी सप्लाई इन द कंट्री द आरबीआई में रिड्यूस सीआरआर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 304 है और क्वेश्चन है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन बाय। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी कौन देता है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्लानिंग कमीशन, तीसरा ऑप्शन है हमारा फाइनेंस मिनिस्टर और चौथा ऑप्शन है हमारा मॉनेटरी बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आरबीआई। मॉनेटरी पॉलिसी इज गिवन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 305 और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? जो भी चार स्टेटमेंट्स या चार ऑप्शन हमें दिए हैं इनमें से एक ऑप्शन सही नहीं है। पहला बोला गया है द शेप ऑफ द एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज यू, दूसरा दिया गया है द एवरेज revenue and marginal revenue curves of a firm under perfect competition are parallel to x axis। तीसरा ऑप्शन है at equilibrium average revenue is equal to marginal revenue और चौथा कहा गया है at equilibrium marginal cost is equal to marginal revenue। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ये सही जवाब नहीं है।
ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बाकी सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 306 और क्वेश्चन है हमारा द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स। जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है वो क्या इंडिकेट करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दूसरा ऑप्शन है हमारा प्राइस रेशियो बिटवीन टू कमोडिटीज, तीसरा ऑप्शन है हमारा फैक्टर सब्स्टिट्यूशन और चौथा ऑप्शन है हमारा लेवल ऑफ इनडिफरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप इंडिकेट करता है वो इंडिकेट करता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 307 है और क्वेश्चन है हमारा द मार्केट ऑफ कंप्यूटर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। कंप्यूटर का मार्केट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पूरी तरीके से सही है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल राइज, दूसरा ऑप्शन है हमारा द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल फॉल, तीसरा ऑप्शन है हमारा द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल चेंज बट नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ चेंज, और चौथा ऑप्शन है हमारा नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं दी गई है तो हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। सवाल पूछा गया था द मार्केट ऑफ कंप्यूटर इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। जो कंप्यूटर का मार्केट है वो इक्विलिब्रियम पे नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? जिस स्टेटमेंट को हमने टिक किया वो स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ कंप्यूटर विल चेंज। जो कंप्यूटर की कीमत है वो चेंज होगी बट नॉट इनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। लेकिन पूरी तरीके से जानकारी नहीं दी गई है कि किस डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 308 और क्वेश्चन है हमारा एज द प्राइस ऑफ बनाना राइजेस। बनाने के प्राइसेस राइज करेंगे तो क्या होगा? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बनाना इंक्रीजेस, दूसरा ऑप्शन द डिमांड कर्व फॉर बनाना शिफ्ट टू द राइट, तीसरा द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बनाना डिक्रीजेस, और चौथा द डिमांड कर्व फॉर बनानास शिफ्ट टू द लेफ्ट। यहां पे क्योंकि सारे के सारे ऑप्शंस डिमांड से रिलेटेड हैं, देखिए यहां डिमांडेड, डिमांड, डिमांड और डिमांड, तो हम इसे डिमांड के प्रोस्पेक्टिव में समझेंगे। तो अगर बनाना की प्राइस बढ़ जाएगी तो बनाना के डिमांड्स क्या हो जाएंगे? फॉल कर जाएंगे। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, जिसमें कहा है द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर बनाना विल डिक्रीज। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 309 और क्वेश्चन है हमारा सपोज द शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन कैन बी रिटन एज TC इज इक्वल टू 250 प्लस 10Q, एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स। तब एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा? सवाल पूछा गया है सपोज कीजिए शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन को अगर हम TC इज इक्वल टू 250 प्लस 10Q लिखते हैं तो एवरेज फिक्स कॉस्ट किसके बराबर होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है 250 डिवाइडेड बाय Q, Q इज क्वांटिटी, दूसरा ऑप्शन 250, तीसरा ऑप्शन 10 और चौथा ऑप्शन 250 डिवाइडेड बाय Q प्लस 10। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 250 डिवाइडेड बाय Q। जो 250 है टोटल कॉस्ट है उसे हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 310 है और क्वेश्चन है हमारा बाहुबली इनहेरिटेड 1 acre ऑफ लैंड महेशमती में। ठीक है, बाहुबली इनहेरिटेड 1 acre ऑफ लैंड फ्रॉम हिज फादर इन 1980। बाहुबली ने 1980 में 1 acre लैंड अपने फादर से इनहेरिटेड उनको मिला। टुडे द वैल्यू ऑफ दैट लैंड इज 90 लाख पर एकड़। 1 acre लैंड मिला था और उस लैंड की वैल्यू हो गई आज के रेट में 90 लाख रुपीस 40 साल के बाद। ठीक है, 2020 चल रहा है। व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू बाहुबली फॉर कीपिंग दैट लैंड? हिज फादर पेड 50,000 फॉर दिस लैंड।
तो पूछा जा रहा है कि बाहुबली का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है उस लैंड को अपने पास रखने का। ठीक है, उनके पिताजी ने ये लैंड खरीदा था 50,000 रुपए में। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन, नथिंग सिंस द लैंड वॉज इनहेरिटेड। दूसरा ऑप्शन, ₹50,000 विच हिज फादर पेड। तीसरा ऑप्शन, ₹90 lakh since this amount is getting now if he sells it to Kattappa। और चौथा ऑप्शन, बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन, हाँ जी, कटप्पा वाला सही आंसर है, जहां पे कहा गया है कि ₹90 lakh since this amount बाहुबली is getting now if he sells it to Kattappa। ऑप्शन सी is the correct answer for the given question। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 311 है, और क्वेश्चन है हमारा, स्वाति इज अ हाई स्कूल सीनियर थिंकिंग अबाउट बिकमिंग एन इकोनॉमिक रिसर्च असिस्टेंट। स्वाति एक हाई स्कूल सीनियर, उन्होंने पढ़ाई की है और वो सोच रही हैं कि वो एक रिसर्च असिस्टेंट, इकोनॉमिक रिसर्च असिस्टेंट बने। शैली जस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज with an economics degree and is looking for a job as an economic research assistant। शैली जो कि एक ग्रेजुएटेड हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स की एक डिग्री ले रखी है और वो भी इकोनॉमिक रिसर्च असिस्टेंट बनना चाहती हैं। फॉर हुम इज द कॉलेज ट्यूशन एज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इनमें दोनों में से जो कॉलेज का जो ट्यूशन फीस है वो एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा स्वाति, दूसरा ऑप्शन है हमारा शैली, तीसरा ऑप्शन है बोथ स्वाति एंड शैली, और चौथा ऑप्शन है नाइदर स्वाति नॉर शैली। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए स्वाति। सवाल समझिएगा, सवाल में पूछा गया है कि स्वाति एक हाई स्कूल सीनियर, मतलब उन्होंने पढ़ाई की है और वो सोच रही हैं इकोनॉमिक रिसर्च साइंटिस्ट, मतलब असिस्टेंट बनने के लिए। तो इनसे सवाल पूछा गया है कि अगर ये कॉलेज को छोड़ देती हैं तो ये इकोनॉमिक रिसर्च असिस्टेंट की पढ़ाई कर सकती हैं। तो ये जो कॉलेज ट्यूशन की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ये किसके लिए है? ये स्वाति के लिए है। क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल है, एक बार पॉज करके पढ़िएगा और समझिएगा, दिक्कत होगी कमेंट कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 312, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं और कहा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, द शेप ऑफ एवरेज कॉस्ट इज यू शेप्ड। जो एवरेज कॉस्ट की जो शेप है वो यू शेप्ड होता है। दूसरा बोला गया है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम लेवल ऑफ एवरेज कॉस्ट। तीसरा कहा गया है, द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और चौथा कहा गया है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व एट द मिनिमम लेवल ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। सवाल पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और ऑप्शन सी में कहा गया था, द एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स ऑफ द इंडस्ट्री अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है और जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है परफेक्ट कंपटीशन की इंडस्ट्री में एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, तो ऐसा नहीं होता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 313 है, और क्वेश्चन है हमारा, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट द लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स। सारी चीजें कांस्टेंट हैं तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या बताता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा, सप्लाई फॉर कमोडिटीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। दूसरा ऑप्शन है हमारा, प्राइस इज नॉट रिलेटेड टू सप्लाई। तीसरा ऑप्शन है हमारा, एज सप्लाई राइसेस प्राइस ऑल्सो राइसेस। और चौथा ऑप्शन है हमारा, सप्लाई इज नॉट रिलेटेड टू फैक्टर्स अदर देन प्राइस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट। क्या स्टेट करता है? सप्लाई फॉर कमोडिटीज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस। सप्लाई की अगर हम बात करें तो जिसकी प्राइस ज्यादा होगी सप्लाई उसकी भी ज्यादा होगी, जिसकी प्राइस कम होगी उसकी सप्लाई कंपैरेटिवली कम होगी। तो सप्लाई फॉर कमोडिटीज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, ये लॉ ऑफ सप्लाई है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 314, और क्वेश्चन है हमारा, किंग्ड डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट एक्सप्लेन्स। ओलिगोपोली मार्केट में जो किंग्ड डिमांड कर्व है वो क्या एक्सप्लेन करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है, प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। दूसरा ऑप्शन,
एग्जिस्टेंस ऑफ वेरी फ्यू फर्म्स इन द मार्केट, तीसरा ऑप्शन प्राइस रिजिडिटी और चौथा ऑप्शन प्राइस लीडरशिप। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राइस रिजिडिटी। किंग्ड डिमांड कर्व इन ओलिगोपोली मार्केट एक्सप्लेन्स प्राइस रिजिडिटी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 315 और क्वेश्चन है हमारा राइट टू ओन प्राइवेट प्रॉपर्टी इज फाउंड इन। प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीदने का जो अधिकार है वो किस टाइप की इकोनॉमी में मिलता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा सोशलिज्म, दूसरा ऑप्शन है हमारा कैपिटलिज्म, तीसरा ऑप्शन है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी और चौथा ऑप्शन है हमारा बोथ बी एंड सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। हम मिक्स्ड इकोनॉमी में भी और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी में खरीदने के लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पता नहीं मिले ना मिले, लेकिन कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में इतना परमिशन लेना नहीं पड़ता, आपको बताना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वो बात की बात है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 316 है और क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इनमें से कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है? पहला ऑप्शन मैन, दूसरा ऑप्शन लेबर, तीसरा ऑप्शन कैपिटल और चौथा ऑप्शन एंटरप्रेन्योर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मैन। आपने पढ़ा है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, कभी हमने मैन नहीं पढ़ा, तो हमने लेबर पढ़ा है, मैन नहीं पढ़ा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? इट इज मैन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 317 और क्वेश्चन है हमारा डैश शोज द रिलेशनशिप ऑफ आउटपुट विद गिवन इनपुट। इनमें से कौन सा फंक्शन रिलेशनशिप बताता है आउटपुट का विद द गिवन इनपुट? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है डिमांड फंक्शन, दूसरा ऑप्शन है प्रोडक्शन फंक्शन, तीसरा ऑप्शन है कॉस्ट फंक्शन और चौथा ऑप्शन है पीपीसी फंक्शन, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फंक्शन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन shows the relationship of output with given inputs. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 318 और क्वेश्चन है हमारा टोटल कॉस्ट n माइनस टोटल कॉस्ट n माइनस 1 इज इक्वल टू विच कॉस्ट फंक्शन? ठीक है, तो TCn माइनस TCn माइनस 1 कौन से कॉस्ट की बात करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला है, दूसरा ऑप्शन है एवरेज कॉस्ट का फॉर्मूला है, तीसरा ऑप्शन है टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला है और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला यही होता है TCn माइनस TCn माइनस 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 319 और क्वेश्चन है हमारा शेयर ट्रेडेड इन स्टॉक मार्केट डिपिक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्लोज टू। जो शेयर ट्रेड किया जा रहा है शेयर मार्केट में, वो इन किस मार्केट के कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड है? एकदम बहुत नजदीक है, मिलता जुलता है, एग्जैक्टली नहीं लेकिन मिलता जुलता है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा ऑप्शन है ओलिगोपोली, तीसरा ऑप्शन है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और चौथा ऑप्शन है मोनोपोली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन की परिभाषा क्या होती है? परफेक्ट कंपटीशन की परिभाषा होती है देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। स्टॉक मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ढेर सारी कंपनीज बेच रही हैं, ढेर सारे कस्टमर्स खरीद रहे हैं, मतलब बायर्स हैं। सेलिंग होमोजेनियस प्रोडक्ट, तो सारे के सारे शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड सारे के सारे होमोजेनियस हैं, किसमें भी एक रत्ती का भी कोई डिफरेंस नहीं होता, सब कुछ एकदम सेम ही सेम होता है, बस प्राइसेस डिफरेंस होते हैं लेकिन चीज तो वही है। ठीक है, उसके बाद इसमें एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, एडवर्टाइजमेंट खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो बस ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलमोस्ट सेम है। तो इस वजह से स्टॉक मार्केट को परफेक्ट मार्केट के एकदम नजदीक कंसिडर किया गया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 320 और क्वेश्चन है हमारा अज्यूम दैट व्हेन प्राइस इज ₹20, अज्यूम करिए कि किसी एक कॉमोडिटी की प्राइस 20 रुपीज है, क्वांटिटी डिमांडेड इज ₹10 यूनिट्स, तब क्वांटिटी आप 10 यूनिट्स डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास टोटल कितने रुपए हैं? 200 रुपीज। ठीक है, अब आगे इन्होंने सवाल किया है एंड द प्राइस इज ₹19। अगर उसकी प्राइस 19 हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ करके 11 यूनिट्स हो जाएगा। मतलब अगर
₹1 हम प्राइस कम कर दें तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 1 यूनिट बढ़ जाएगा. बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मार्जिनल रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन आउटपुट फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 11 यूनिट्स. तो आपको बताना है मार्जिनल रेवेन्यू जो रिजल्ट होगा एक एडिशनल यूनिट आउटपुट बढ़ने से. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है ₹1, दूसरा ऑप्शन है ₹9, तीसरा ऑप्शन है ₹19 और चौथा ऑप्शन है ₹10. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी ₹9. कैसे, मैं आपको बताता हूं. आपके पास 200 रुपीज थे तो आप 10 यूनिट्स खरीद रहे थे. अब जब ₹1 कम कर दिया गया, 19 रुपीज कर दिया गया, तो आपने कितने यूनिट्स खरीदे? 11 यूनिट्स खरीदे. जब हम 19 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 209 रुपीज. तो इस हिसाब से आपके कितने रुपए बढ़े? 9 रुपए एज ए रेवेन्यू इंक्रीज कर गया. पहले 200 रुपए था, 20 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आप 10 यूनिट खरीद रहे थे. अभी भी आपके पास 200 रुपए है, लेकिन आपने 19 रुपए के हिसाब से 11 यूनिट्स खरीदी. अब आपको 9 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा फर्म को, कंपनी को, जहां से आप सामान खरीद रहे हैं. तो जो मार्जिनल रेवेन्यू इंक्रीज हुआ वो 9 रुपए से इंक्रीज हो गया. तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, और क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइस टेकर. इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स एक प्राइस टेकर की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व. दूसरा ऑप्शन है हमारा टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी. तीसरा ऑप्शन है हमारा एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. और चौथा ऑप्शन है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व. पॉजिटिवली स्लोप्ड डिमांड कर्व इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइस टेकर. बाकी 3 के 3 हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, और क्वेश्चन है हमारा, विद अ गिवन सप्लाई कर्व अ डिक्रीज इन डिमांड कॉजेज. सप्लाई की बात की जा रही है तो डिमांड किस रीजन से डिक्रीज होगा? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस बट एन इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. दूसरा है एन ओवरऑल इंक्रीज इन प्राइस बट अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. तीसरा है नो चेंज इन ओवरऑल प्राइस बट अ रिडक्शन इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. और चौथा है एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी. अब ये कैसे हुआ समझते हैं. विद अ गिवन सप्लाई कर्व, आपको एक सप्लाई कर्व दिया गया है और कहा गया है अ डिक्रीज इन डिमांड कॉज. अगर डिमांड डिक्रीज होती है तो क्या होता है? एन ओवरऑल डिक्रीज इन प्राइस एंड अ डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, और क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज. एक चीज का कॉस्ट बताइए, द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव गिवन अप. तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो हुआ. अब एक चीज फॉरगोन कर रहे हैं तो उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही तो कहा जाता है. द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इन द टर्म्स ऑफ द ऑल्टरनेटिव गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324, और क्वेश्चन है हमारा, VAMBAY, वैम्बे स्टैंड्स फॉर. ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन है विकास अंबेडकर आवास योजना. दूसरा ऑप्शन है वाल्मीकि एज्ड आवास योजना. तीसरा ऑप्शन है वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. वैम्बे स्टैंड्स फॉर ऑप्शन सी, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना. हमारा आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325, और क्वेश्चन है हमारा, द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज. जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मेजर है वो क्या है? वी हैव 4 ऑप्शंस. पहला ऑप्शन यूज्ड ओनली इन इंडिया. दूसरा ऑप्शन है नॉट रिलेटेड टू द इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन. तीसरा ऑप्शन है रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और चौथा है नन ऑफ द अबव. तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, द मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज नॉट रिलेटेड टू द इनकम और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूशन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको ये 25 क्वेश्चन बेनिफिशियल लगे होंगे.
आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। हैव अ गुड डे, गुड लक।